Hello students. Students, in this lecture we are going to discuss about the Charter Act of 1833 कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं और बैकग्राउंड के अंदर क्या सर्कमस्टेंशियल जो डेवलपमेंट है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी आल्सो डिस्कस अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो चार्टर एक्ट आया जिसके अंदर कंपनी की जो मोनोपोली है उसको अबोलिश किया गया। एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलता है चाय और चाइना कि टी का जो सेक्टर है और चाइना से होने वाला जितना भी ट्रेड है उसके अंदर जो कंपनी की मोनोपोली है उसको अलाउ किया गया था। अदर देन दिस जो कंपनी की मोनोपोली है उसको अबोलिश किया जाएगा। इसी का ही एक्सटेंशन आपको इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि 1833 के समय कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड के अंदर में उसको कम्प्लीटली अबोलिश किया गया। कंपनी का जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली यहाँ पे अबोलिश है, तो कम्प्लीटली अबोलिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। कम्प्लीटली जो अबोलिशमेंट है वो आपको यहाँ पे इस 1833 के कानून के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को रीड किया था तो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन था कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस समय हमारे यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल की प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट है वो बना दिया गया था और जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है उसको यहाँ पे मोर पावरफुल और इनको दोनों को कम्प्लीटली सबॉर्डिनेट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया इन द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसका एक्सटेंशन आपको पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा और फिर 1793 के समय आपको इसका जो कम्प्लीटली जो सबॉर्डिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इस 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में जो 1833 का जो ये हमारा चार्टर एक्ट है इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट की गई थी। बट 1833 के अंदर कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया जितना भी ब्रिटेन का जो टेरिटरी है वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे बनाया गया। फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं। स्टूडेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक वही पर्सन है जिनके द्वारा सती का जो अबोलिशमेंट है, जो 1828 के समय इंडिया के अंदर एक डेरोगेटरी प्रैक्टिस है उसे किया जाता था सती, उस सती का अबोलिशमेंट इनके द्वारा किया गया। बट आप देखें कि स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सती के बारे में हमने डिस्कस किया। सती की जो प्रैक्टिस है इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस के भी काफ़ी दिनों बाद में 1989 के समय राजस्थान के अंदर एक जगह है दिवराला नाम का एक विलेज है सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। सीकर डिस्ट्रिक्ट जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अभी तो राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुए हैं, काफ़ी सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। तो एक एरिया हुआ करता था सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दिवराला विलेज है। वहाँ पे लास्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस के हमारे 30-40 साल के बाद में 1989 के समय वहाँ पे जो सती की प्रैक्टिस है वो की गई थी। रूप कंवर नाम की जो पर्सन है उनके द्वारा सती वहाँ पे किया गया। तो आप देखिए 1828 के समय ऑन पेपर इसको अबोलिश किया गया, 1989 के समय भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनकी पोस्ट दे दी गई है। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी बंगाल एंड जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी हैं उनको कम्प्लीटली टेक ओवर कर दिया गया। तो दिस दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज द फाइनल स्टेप टुवार्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो सेंट्रलाइजेशन है वो देखने के लिए मिलेगा जो 1773 से स्टार्ट होता है। 1773 से ये कर्व स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये रीच करता है 1833 के समय। अब आप देख सॉरी स्टूडेंट्स,
अब आप देखिए कि जस्ट आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद में जो वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को एक डिमांड है वो रेज होती है कि डिसेंट्रलाइजेशन हमको करना है, डिसेंट्रलाइजेशन हमको अचीव करना है, इंडियंस को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एसोसिएट करना है। तो 1858 के समय डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा और वो अपने पीक के ऊपर कब पहुँचता है स्टूडेंट्स? 1935 के उस एक्ट के अंडर में, जिसमें यहाँ पे स्टेट्स के अंदर में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश होगी 1937 के समय में। तो ये स्टूडेंट्स आपको सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की इस जो जर्नी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इस तरीके से आप कोरिलेट करके जब स्टडी करोगे जब ही आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाओगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब ये 1833 का जो कानून बन रहा था, 1833 का जब कानून बन रहा था उस समय में ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मशीन लर्निंग है, मशीन एज है, वो यहाँ पे आ चुकी थी। मशीन एज है वो यहाँ पे आ चुकी है। मशीन एज आने की वजह से यहाँ पे अलग अलग इश्यूज हैं वो रेज होते हैं। एक तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी एसोसिएशंस के इश्यू रेज होंगे, उनकी वर्किंग कंडीशंस के इश्यू यहाँ पे रेज होना स्टार्ट होंगे। पीपल्स को जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो अचीव होगी, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे अचीव होगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव होने के द्वारा जो ब्रॉडर यहाँ पे लर्निंग है, जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, जिसमें वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन है उसके रिगार्डिंग भी आपको देखने के लिए मिलता है। बट हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मशीन एज की वजह से यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा, और फिनिश प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट होने की वजह से उसके मार्केट की तलाश की जाएगी कि इसका मार्केट होना चाहिए जिससे कि इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। इनिशियल फेज में यूरोपियन एरिया के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, बाद में ये इंडिया उसका एक इम्पोर्टेंट कॉलोनी देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि 20 ईयर्स के गैप के अंदर में 1853 के समय में इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम जो रेलवे है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1853 के समय बॉम्बे से थाने के लिए रेलवे चलती है, तो उसके बिहाइंड में ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो ही आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस एक्ट के अंदर में आपको 2 इम्पोर्टेंट पर्सन है वो देखने के लिए मिलते हैं। एक तो 1830 के समय विग पावर के अंदर आएंगे, उनके द्वारा यहाँ पे कंपनी को अलग तरीके से जो कॉमर्शियल इंडिपेंडेंस है वो दी जाए उसके बारे में बात की गई कि कंपनी के द्वारा एक लार्जर एरिया है उसको कैप्चर किया गया है, सब कॉन्टिनेंट को। तो अब इस सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया गया है, तो क्यों ना इस समय में यहाँ पे कंपनी को कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो यहाँ पे बना दी जाए। तो विग नाम के जो पर्सन हैं जो यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं ब्रिटेन के अंदर में 1830 के समय में, उस समय में ये डिमांड है वो चलती हैं, आपको ब्रिटेन के अंदर ये डिमांड है वो देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी समय में 2 इम्पोर्टेंट पर्सन इस कानून के अंदर आएंगे। एक मकोले नाम के पर्सन है, ये आपको बाद में एक लॉ मेंबर के रूप में भी देखने के लिए मिलेंगे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके लॉ मेंबर के रूप में इनको अपॉइंट किया जाएगा। और 1835 जस्ट आफ्टर द एक्ट इनका यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन के रिगार्डिंग में मकोले माइन्यूट आपको देखने के लिए मिलता है रिगार्डिंग द इंग्लिश एजुकेशन। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं जिनका नाम है जेम्स मील वो पर्सन है, एक हिस्टोरियन है, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनके द्वारा जब इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे प्रीच करने की बात की गई तो इनके द्वारा जो नेटिव लैंग्वेज है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसको ये प्रमोट करते हैं यहाँ पे जेम्स मील के द्वारा। तो स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। कुछ अभी हमने देखे हैं 1833 का जो कानून है उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट प्रोविजंस के बारे में तो फर्स्ट हमने देखा कि जो कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया के अंदर उसको बता दिया गया कि जो ब्रिटेन के जो क्राउन के जो हेयर्स हैं, जो सक्सेसर्स हैं, उनका भी ये टेरिटरी है, उनका भी ये पोजीशन है, उसके रूप में डिक्लेयर किया गया। 1833 के समय आप देखिए कि मैक्सिमम एरिया कैप्चर था। मैसूर यहाँ पे कैप्चर है, मराठा यहाँ पे कैप्चर है, निज़ाम यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया,
इवन यहाँ पे पंजाब का भी मैक्सिमम एरिया है वो कैप्चर कर लिया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और 1757 के समय और 1765 के समय बैटल ऑफ बक्सर में और 57 के समय प्लासी के समय इन सब एरियाज को तो पहले ही कैप्चर किया जा चुका था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीटली जो कंपनी का जो पोजीशन का जो एरिया है उसको बता दिया गया कि इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर्स एंड हिज सक्सेसर, कि हाँ हमारी जो मेजेस्टी है जो महारानी है उसी के ये ट्रस्ट के रूप में उसी के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम इंडिया की जो टेरिटरी है उसको यहाँ पे पजेस किए हैं। अल्टीमेट बता दिया गया कि यहाँ पे जो ब्रिटेन जो इंडिया है इंडिया के ऊपर कंप्लीटली जो क्राउन है क्राउन का यहाँ पे राज है। क्राउन के जो आने वाले जो सक्सेसर है उनका भी राज इसको माना जाए। कंपनी की जो मोनोपोली है उसको कंप्लीटली अबोलिश किया गया। कंपनी की जो मोनोपोली है उसको यहाँ पे कंप्लीटली अबोलिश किया गया। सॉरी स्टूडेंट्स, कंपनी की जो मोनोपोली है उसको यहाँ पे कंप्लीटली अबोलिश कर दिया गया। यहाँ पे जो कॉमर्शियल बिजनेस के लिए जो डिविडेंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 10.5% का जो डिविडेंड है वो अलाउ किया गया कॉमर्शियल इसके फंक्शनिंग के लिए, कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में। इसके अलावा यहाँ पे जितना भी जो रेस्ट्रिक्शंस थे यूरोपियन एमिग्रेंट्स के ऊपर इंडिया के अंदर या एक्विजिशन उनके द्वारा करना है कोई प्रॉपर्टी का ज़मीन का, उस यहाँ पे उस रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया कि यूरोपियंस को अलाउ किया गया। यूरोपियंस हैं जिनको अलाउ किया गया कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ज़मीन कीजिए, यहाँ पे ट्रेड कीजिए, जो ज़मीन खरीदनी है ज़मीन खरीदिए, जो भी करना है आपको जो लीगल बैरियर है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया यूरोपियन जो कॉलोनाइज है इंडिया का उसके अंदर में। सेंट्रलाइजेशन के थ्रू हमने रीड किया कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उनको यहाँ पे गवर्नर जनरल है वो बनाया जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे अचीव करता है जो सेंट्रलाइजेशन है उसका अचीवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। सेंट्रलाइजेशन अपने पीक के ऊपर पहुँचता है और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे क्रिएट की जाएगी जिसके अंदर आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं वो फर्स्ट पर्सन है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट करने के बाद में जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल की जो 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है 4 मेंबर की काउंसिल कब बनाई गई थी? 1773 के समय। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू 1784 के समय इसको कर दिया गया 3 मेंबर। यहाँ पे 4 मेंबर थे, यहाँ पे 3 किया गया। फिर लेटर फेज में आप देखिए कि 1786 के समय कौन आते हैं? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की क्या डिमांड थी कि यहाँ पे हमको जो यहाँ पे इसको सुपरसाइड करना है काउंसिल को, कि काउंसिल के ऊपर ओवरराइडिंग पावर हमको चाहिए। कॉर्नवालिस की ये डिमांड थी। कॉर्नवालिस की डिमांड को पूरा करने के लिए 86 में ये कानून लाया गया। 1793 के समय बोल दिया गया कि 1793 जो जॉन शोर होते हैं इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस समय बोल दिया गया कि जितने भी आने वाले जो फ्यूचर के गवर्नर जनरल्स हैं सभी को ओवरराइडिंग पावर है काउंसिल से। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उससे ओवरराइडिंग पावर है सभी लोगों को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको सुपरिंटेंडेंट यानी इंस्पेक्शन का जो रोल है वो दे दिया गया। सिविल मिलिट्री और जितने भी अफेयर्स हैं, बॉम्बे है, मद्रास है, बंगाल का जो रीजन है, इन सभी के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कंप्लीट कंट्रोल है एक्सपेंडिचर का, जो कंप्लीट कंट्रोल है वो भी यहाँ पे काउंसिल का देखने के लिए मिलता है। लेजिस्लेटिव का जो सेंट्रलाइजेशन है वो भी आपको इस कानून के थ्रू देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी है उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उससे उनको डिप्राइव किया गया। तो लेजिस्लेटिव का जो आपको जो लेजिस्लेटिव का जो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है वो भी किया गया। लेजिस्लेटिव सेक्टर के अंदर भी आपको सेंट्रलाइजेशन है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बॉम्बे एंड मद्रास है उनकी जो पावर्स है वो डिप्राइव कर ली गई। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में कि जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं उस स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी फ्यूचर के अंदर
उसके अंदर फर्स्ट इंडियन 1909 के समय एंटर करेंगे। उनका नाम क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर 4th मेंबर को ऐड किया गया। 4th मेंबर को, 4 मेंबर नहीं, 4th एक नया मेंबर ऐड किया गया, 4th मेंबर। ये 4th मेंबर कौन है? मकोले हैं यहाँ पे 4th मेंबर। मकोले को यहाँ पे बेसिकली लो मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। आप जब भी लो कमीशन के बारे में रीड करोगे आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है इसका जो ओरिजिन है वो। तो लो मेंबर के रूप में लो कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसका मेन एम यही था कंसोलिडेट करना है, कोडिफाई करना है या इम्प्रूव करना है इंडियन लॉज को। जो इंडियन लॉज हैं, इंडियन जो कानून हैं उनको कोडिफाई करना है, उनको इम्प्रूव करना है, उनको इसके अलावा कंसोलिडेट करना मेन मोटिव था। ये मकोले को जब यहाँ पे अपॉइंट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट है ये 1833 का जो एक्ट है। इसके अंदर आपको इंडियंस का जो एक्सक्लूजन है वो देखने के लिए मिलेगा कि हायर पोस्ट के लिए इंडियंस का जो एक्सक्लूजन है वो कंटिन्यूस किया गया। इंडियंस को हायर पोस्ट नहीं दी गई है। यहाँ पे जो ओपन सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट की बात की जाती है कि रिक्रूटमेंट जो है वो ओपन होगा, इंडियंस को अलाउ होगा, पर बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस कानून को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमने देखा था कि मशीन लर्निंग या मशीन एज का यहाँ पे डेवलपमेंट होने की वजह से यूरोप के अंदर में वहाँ पे जो नई क्लास डेवलप होती है, एक इंटेलेक्चुअल क्लास जो वर्कर्स की राइट्स की बात करेगी, उसी के ही उपलक्ष्य में 1843 के समय इंडिया के अंदर भी जो स्लेवरी है उसको अबोलिश किया जाएगा। इंडिया के अंदर जो स्लेवरी है उसका अबोलिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है 1843 के समय, 10 आफ्टर द 1833। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक बार इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट कर दी गई बॉडी, एक नई स्पेशल, कंप्लीटली इंडिया के ऊपर पावर है। मोर सेंट्रलाइजेशन के लिए हम पहुंच चुके हैं, जो सेंट्रलाइजेशन हमने 1773 से स्टार्ट किया था। इसके अलावा अगर हम इस एक्ट की बात करें, ओपन रिक्रूटमेंट की बात की गई, वो अबोलिश हो गया। मोनोपोली जो कंपनी की हुआ करती थी चाय और चाइना के अंदर, उसको भी अबोलिश कर दिया गया। यूरोपियन जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कंपनी यहाँ पे अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन लेजिस्लेटिव सेक्टर के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी हैं उनकी लेजिस्लेटिव पावर से उनको डिप्राइव किया गया है। और गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर में एक 4th मेंबर हैं जो लो मेंबर के रूप में यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, कि लो मेंबर के रूप में, कानून के मेंबर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। मकोले वो पर्सन है जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 1835 के समय मकोले अपना एक माइन्यूट लेके आएंगे जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मकोले माइन्यूट उसको हम जानते हैं। जेम्स मील जिन पर्सन की हमने डिस्कस किया, जेम्स मील का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा इस एक्ट के अंदर। और जेम्स मील वो पर्सन है जिनके द्वारा इंग्लिश एजुकेशन को अपोज किया गया कि वर्नाकुलर एजुकेशन आप दीजिए, इंडियंस को आप समझाना है तो वर्नाकुलर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाइए। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द 1833 चार्टर एक्ट, जिसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उसको हमने डिस्कस किया। और 1843 में आफ्टर द 10 ईयर्स ऑफ 1833 चार्टर एक्ट, 43 में आपको जो स्लेवरी का अबोलिशमेंट इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।